आप सभी का JCRT के DG स्कूल में स्वागत है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 के ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक में विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 2 में अभी तक हम लोगों ने विश्व के जनसंख्या वितरण की प्रवृत्ति, घनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देख चुके हैं। आज हम लोग जनसंख्या से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की चर्चा करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ अन्य विद्वानों द्वारा भी सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जनसंख्या से संबंधित दिए गए सिद्धांतों को हम लोग दो वर्ग में बांटकर देख सकते हैं। इनमें प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी को दो वर्ग में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी में माल्थस का सिद्धांत, सैडलर, हर्बर्ट स्पेंसर, पर्ल, कैस्ट्रो आदि का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जबकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कार्ल मार्क्स, हेनरी जॉर्ज, रिकार्डो, ड्यूमांट, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। प्राकृतिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत की जानकारी हम लोग थोड़ा सा प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है कि 1800 ईस्वी या उसके आसपास विश्व में विशेषकर यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और बताया कि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या बढ़ने का जो दर होता है, उस अनुपात में जीविकोपार्जन के साधन नहीं बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि गुणेतर यानी जियोमेट्रिक सिस्टम से होता है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, और जीविकोपार्जन का साधन अंकगणितीय अर्थमेटिकल ढंग से 1, 2, 3, 4 के रूप में बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या किसी भी क्षेत्र का 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है और जनसंख्या पर नियंत्रण प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है, जैसे अकाल, महामारी, भूकंप आदि। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में है, जिसमें जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का अर्थ यह है, अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ यह है कि किसी देश, राज्य, क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास कर रही है और संसाधन भी उसी अनुपात में है, अर्थात जितनी जनसंख्या है उतना संसाधन भी है, तो वह जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अगर जनसंख्या अधिक है और पूरे संसाधन का उपयोग कर ले रहे हैं, फिर भी जनसंख्या को जीविकोपार्जन के साधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, संसाधन कम जा रहा है, तब उसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन थ्योरी। और उसी तरह से अगर जनसंख्या के अनुपात में संसाधन अधिक है, अर्थात पूरी तरह से संसाधनों का उपयोग कर लेने पर और अधिक जनसंख्या का जीविकोपार्जन हो सकता है, तब उसे कहते हैं अंडर पॉपुलेशन थ्योरी, यानी जनसंख्या कम है, जनसंख्या अधिक नहीं है। तो अब आप सोचिए कि क्या भारत में जनाधिक्य है, क्या भारत में जनसंख्या अधिक है, इस संदर्भ में कि भारत में जो संसाधन हैं, भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, सब का हम उपयोग कर ले रहे हैं और उसके बाद भी जनसंख्या का जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसी स्थिति है? इस पर विचार कीजिए। अब हम लोग जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को देखते हैं। यह प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बीच संबंध को स्थापित किया गया है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन पर उस समाज के आर्थिक विकास
सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास का प्रभाव पड़ता है। प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक सांस्कृतिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वारेन थॉमसन द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। 1929 में थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि इस सिद्धांत में बाद के कई विद्वानों ने संशोधन किया। इन्होंने अपना मूल सिद्धांत में 3 अवस्था, जनसंख्या वृद्धि और विकास से संबंधित 3 अवस्था का वर्णन किया है, लेकिन बाद में इसमें चौथी अवस्था, 5वीं अवस्था को भी जोड़ा गया है। इस सिद्धांत का कहना है कि जन्म दर और मृत्यु दर से जनसंख्या प्रभावित होती है। तीसरा फैक्टर प्रवास को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि कोई भी समाज प्रारंभिक अवस्था में कृषक अवस्था में होता है, प्रिमिटिव सोसाइटी होता है, कंद मूल फल फूल खाता है, जंगलों में जीवन व्यतीत करता है। और प्रारंभिक कृषक समाज में जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वह समाज धीरे धीरे नगरीय और औद्योगिक समाज का रूप ग्रहण करता है। तो जब ये प्रारंभिक अवस्था में समाज रहता है, कृषक अवस्था में रहता है, अशिक्षा ज्यादा होती है, तो उस समय समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक रहता है। और जब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक रहेगा, यानी दोनों के बीच अंतर कम होगा, अर्थात जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होगा। अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में प्रारंभिक स्तर पर यह अवस्था पाई जाती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है और नगरीय औद्योगिक समाज में पहुंचता है, तो समाज शिक्षित होता है, जागरूकता बढ़ती है, चिकित्सा सुविधा का विस्तार होता है, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित होता है। और दोनों के नियंत्रित होने के कारण वृद्धि दर फिर निम्न हो जाता है। यानी प्रारंभिक अवस्था में भी वृद्धि दर निम्न है और अंतिम चरण में भी निम्न है, लेकिन दोनों में निम्न होने के कारण अलग अलग हैं। तो इस तरह से नगरीय औद्योगिक समाज जो शिक्षित है वह मृत्यु दर कम, वृद्धि दर जिसके जन्म दर भी कम, जिसके कारण वृद्धि दर कम होता है। और इस तरह से यह एक जनांकीय चक्र कहलाता है, जो कृषक समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ता है और उसी तरह से जनसंख्या वृद्धि की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस सिद्धांत को हम लोग अब एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। यह एक ग्राफ है जिसके द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, 4 अवस्थाओं को दिखाया गया है। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि थॉमसन ने 3 अवस्था की बात की थी। बाद में नोटेस्टियन, क्लार्क आदि ने अपने अध्ययन में इन अवस्थाओं को 4 और 5 में विस्तारित किया है। तो प्रथम अवस्था जो कृषक समाज की अवस्था है, कृषक समाज की अवस्था है, प्रारंभिक जीवन जी रहे हैं, खेतिहर हैं, जंगलों में निवास कर रहे हैं, जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन आदि में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ ये देख रहे हैं, ऊपर वाली रेखा जन्म दर की रेखा है और नीचे वाली रेखा मृत्यु दर की रेखा है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। अशिक्षा है, गरीबी है, जागरूकता का अभाव है, चिकित्सा सुविधा की कमी है, जिसके कारण जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी दोनों उच्च है। और इसके कारण वृद्धि दर कम है। जैसे जैसे समाज में विकास होता जाता है, चिकित्सा सुविधा बढ़ता है, शिक्षा बढ़ता है, आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे सबसे पहले उस समाज में मृत्यु दर नियंत्रित होने लगता है। और जो 40 से लेकर 44 प्रति हजार जन्म दर और मृत्यु दर प्रथम अवस्था में था, दोनों लगभग बराबर, वो द्वितीय अवस्था में जाकर जन्म दर तो ऊंचा बना रहता है 40 प्रति हजार के आसपास, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास जैसे जैसे आगे बढ़ता है। अब परिणाम क्या होता है द्वितीय अवस्था में कि जन्म दर ऊंचा है,
मृत्यु दर कम रहा है, तेजी से घट रहा है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में आ जाता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। और यही द्वितीय अवस्था मुख्य रूप से जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, जो कुछ हद तक तृतीय अवस्था में भी दिखाई देती है। तो इस तरह से यह अवस्था विकासशील देशों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर भारत को देखें तो भारत इस अवस्था में प्रवेश कर चुका था बहुत पहले, लेकिन इस अवस्था से बाहर निकलने में काफी समय लग रहा है। भारत द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में और तृतीय अवस्था में प्रवेश करने के प्रारंभिक चरण में है। अगर तृतीय अवस्था में देखते हैं तो तृतीय अवस्था में समाज का और आर्थिक सामाजिक विकास होता है, तब जन्म मृत्यु दर में गिरावट आती है। मृत्यु दर जो द्वितीय अवस्था में 15 से 20 था प्रति हजार, वह 10 से 15 प्रति हजार हो गया है। लेकिन तृतीय अवस्था में मृत्यु दर के साथ साथ सामाजिक विकास होने के कारण, आर्थिक विकास अधिक होने के कारण जन्म दर में तेजी से गिरावट आता है और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था तृतीय अवस्था में समाप्त हो जाती है और जन्म दर 16 से 20 पहुंच जाता है। तो जन्म मृत्यु दर में भी गिरावट होती है, साथ साथ जन्म दर में भी तेजी से गिरावट होने के कारण, जन्म दर में भी तेजी से गिरावट होने के कारण दोनों में अंतर कम हो जाता है और दोनों में अंतर कम होने से वृद्धि दर अब जनसंख्या की नियंत्रित होने लगती है और वृद्धि दर कमने लगता है। चौथी अवस्था जो यहाँ देख रहे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर हो गया है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 6 से 10 के बीच में आ गया है। तो चौथी अवस्था में फिर वृद्धि दर पहली अवस्था की तरह बहुत ही कम हो जाता है, निम्न वृद्धि दर हो जाता है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में अंतर बहुत कम रह जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ देख रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक विकास नहीं होने के कारण, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण दोनों ऊंच है, इसलिए वृद्धि दर कम है। और यहाँ चौथी अवस्था आते आते समाज औद्योगिक समाज हो गया है, नगरीय समाज हो गया है, जिसके कारण सामाजिक विकास, आर्थिक विकास अत्यधिक हो गया है इस समाज का और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम गया है, जिसके कारण वृद्धि दर निम्न है। तो प्रारंभिक अवस्था में भी वृद्धि दर निम्न है, चौथी अवस्था में भी वृद्धि दर निम्न है, लेकिन दोनों में निम्न होने के कारण बिल्कुल अलग है, उल्टा है, विपरीत है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ रही है कि जन्म दर कम जा रहा है और मृत्यु दर तो एक समय पर आकर अस्थिर हो जाना है, वो अस्थिर हो गया और जन्म दर कम गया, तो कई देशों में ऋणात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगी है। और इसीलिए चौथी अवस्था के बाद क्लार्क ने एक पांचवी अवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें कहा है कि वैसे देश इस अवस्था में हैं जहां जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होने से वहां जनसंख्या ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को देखने के बाद इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को देखेंगे, किस तरह के प्रश्न, कितने नंबर के प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आता है और उसका उत्तर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, तो उसको एक अलग पार्ट में देखेंगे।